Good morning, students. Our topic is company officials become नवोब्स. नवोब्स क्या है? इंग्लिशाइज्ड वर्जन है नवोब का. ठीक है, ये कोई न्यू टर्म नहीं है, न्यू टॉपिक नहीं है. ठीक है, जो नवाब होता है उसको ही इंग्लिश वर्जन है ये नवोब्स बोलते हैं ना. जैसे नवाब को इंग्लिश अगर ब्रिटेन वाले लोग बोलेंगे तो उसको नवोब्स बोलते हैं. द ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी वर कॉल्ड नवोब्स. जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनको क्या बोला जाता है? नवोब्स बोलते हैं उनको. इंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवोब. जो क्या है? इंडियन वर्ड नवाब है, उसी का ही इंग्लिशाइज्ड वर्जन है नवोब्स. दे बिगन टू ड्रीम ऑफ एक्वायरिंग मोर पावर एंड अथॉरिटीज एंड लिविंग लाइक नवाब्स. जिस तरह बैटल ऑफ प्लास से हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, उनमें क्या हुई? ब्रिटेन के लोगों की जीत हुई, कंपनी क्या हो गई? उसमें विजय हो गई. तो अब इनका सपना क्या हो गया? उन्होंने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा पावर और अथॉरिटी क्या करी? एक्वायर कर ली. ठीक है, और अपने आप को एक नवाब की तरह समझने लगे, वो नवाब का जीवन जीने लगी. दे वांटेड टू अर्न इनफ in India so that when they return to Britain they can flaunt their riches. उनका पर्पस क्या हो गया? मनी को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना हो गया. वो इंडिया से ज़्यादा पैसा लूटना चाहते थे. क्यों ऐसा लूटना चाहते थे? ताकि तब वो अपने देश वापस जाए, ब्रिटेन में वापस जाएंगे तो वो क्या दिखा पाएंगे? दे कैन फ्लॉन्ट देयर रिचेस. वे अपने आप को एक शान की तरह, मीन्स एक अमीर आदमी की तरह या अपनी शान दिखाना चाहते थे. ठीक है. रॉबर्ट क्लाइव हु वाज अपॉइंटेड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी हिमसेल्फ. रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी ने क्या है? अपॉइंट किया गया था करप्शंस को रिमूव करने के लिए. बट क्या किया उसने? अमेज्ड ए फॉर्चून इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड. उसने क्या है? फॉर्चून का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टी है. ठीक है, संपत्ति है. उसने क्या किया? इंडिया में आके बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी संपत्ति के क्या बन गया? वो मालिक बन गया. उसने बहुत सारी वो प्रॉपर्टी अर्न करी. वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स ओवर सेल्स. तब की क्या होना चाहिए था? हमें खुद ही नवाब बनना चाहिए था. और हम नवाब कौन बन रहे थे? ब्रिटेन के लोग बन रहे थे. कंपनी के जो लोग बन रहे थे वो नवाब बन रहे थे. व्हेन ही लेफ्ट इंडिया हिज फॉर्चून वाज वर्थ 401 102 पौंड. पौंड है ये, पौंड का साइन है. कि तब वो इंडिया से गए रॉबर्ट क्लाइव तो उसके पास कितनी वॉर्थ थी? 401 एंड 102 पौंड थे उसके पास. बाद में रॉबर्ट क्लाइव पे क्या हुआ था? केस भी चला था. ब्रिटेन ने करप्शंस का केस चलाया था रॉबर्ट क्लाइव पे. इतनी सारी संपत्ति थी उसके पास. तो इस बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने जाके क्या कर ली थी? सुसाइड भी कर ली थी इसके चलते. ठीक है, चलो वो एक अलग बात है. द टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद की बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद टेरिटरी हुई थी इलाहाबाद की, मीन्स इलाहाबाद की संधि हुई थी, समझौता हुआ था. ठीक है. आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ बक्सर द मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड सिराजुद्दौला एंड द नवाब ऑफ अवध एंटर्ड इनटू ए टेरिटरी विद द कंपनी. जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर जब हार गए थे तो मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड और सिराजुद्दौला, जो कि किसी, शाह आलम तो क्या था? दिल्ली का रहने वाला था. और सिराजुद्दौला क्या था? नवाब ऑफ अवध था. एंटर्ड ए टेरिटरी विद दिस कंपनी. कंपनी ने क्या कर ली? उनकी स्टेट में, उनकी टेरिटरी में एंट्री कर दी. दिस टेरिटरी इज नोन एज टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद. इस टेरिटरी को क्या बोला जाता है? इलाहाबाद की संधि बोला जाता है. मीन्स कंपनी ने सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ क्या कर ली थी? एक संधि कर ली थी. और इसी संधि को ही बोला जाता है टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद. किस चीज़ की संधि करी थी? इलाहाबाद की संधि की थी. मेन प्रोविजंस ऑफ टेरिटरी वर. क्या संधि थी वो? इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? कौन कौन से राइट्स थे जो क्या है ब्रिटेन के पास आ गए थे अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद की संधि? द ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. जो ब्रिटिश थे वो वर्चुअल रूलर्स हो गए थे. वास्तविक जो शासक है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक हो गए थे. मीन्स पूर्णतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा उनके कब्जे में आ गया था. अवध वाज गिवन बैक टू सिराजुद्दौला एंड ही वाज मेड टू पे 50 लाख टू द कंपनी एज वॉर डैमेज. अवध
अवध का कौन था नवाब था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया? ही हैड मेड टू पे, कंपनी को 50 लाख रुपीज दिए। किस लिए रुपीज दिए? वॉर डैमेज के लिए, ठीक है। ही हैड टू सरेंडर दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद विच वर हैंडेड ओवर टू मुगल एम्परर। कोरा और जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या कर दिया गया? सरेंडर कर दिया गया, मीन्स उसको पूर्ण तरह से छोड़ दिया गया। जो किसके हैंड में आ गया? मुगल एम्परर के हैंड में आ गया। मतलब यहाँ पे मुगल एम्परर राज्य करने लगे, ये सारा राज्य मुगल एम्परर के हैंड में आ गया, उनको सौंप दिया गया। शाह आलम सेकंड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मुगल एम्परर। शाह आलम को क्या है? मुगल एम्परर दिया गया, रिकॉग्नाइज्ड एज द मुगल एम्परर, ठीक है। ही वाज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ 26 lakhs। ऐसे ही थोड़ा ना उसको क्या है, मुगल का जो नवाब वो एम्परर बना दिया गया था, उसको मुगल का साम्राज्य दे दिया गया था। बदले में क्या डिमांड की थी? ब्रिटिश ने डिमांड की थी कि ही वॉज गिवन एन एनुअली पेंशन, उसको क्या है 20 लाख रुपए एज ए पेंशन के रूप में देने हैं, ठीक है। इन रिटर्न द एम्परर ग्रांटेड द ब्रिटिश द दीवानी। और बदले में कंपनी ने क्या किया कि उसको मुगल का एम्परर बना दिया गया और उसको क्या है 26 लाख एज एनुअली पेंशन के रूप में मिलते थे शाह आलम को। और इसके बदले में वो कंपनी को क्या देता था? इट रिटर्न, कंपनी को क्या दिया उन्होंने? एम्परर ग्रांट द ब्रिटिश द दीवानी, दीवानी दे दी थी। दीवानी क्या होता है? द राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू, मीन्स टैक्स को इकट्ठा करने का जो राइट है वो किसको मिल गया था? अब ब्रिटिश लोगों को मिल गया था। कहाँ कहाँ से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। द ब्रिटिश प्रोमाइज्ड टू प्रोटेक्ट अवध विद देयर ट्रूप्स, उन्होंने प्रोमिस किया कि हम भाई अवध को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे अपनी ट्रूप्स के साथ, ठीक है। ट्रूप्स क्या होती है? आर्मीज होती हैं। अपनी आर्मीज के साथ अवध को प्रोटेक्ट करेंगे। द नवाब वाज हाउएवर सपोज्ड टू पे फॉर दिस प्रोटेक्शन। नवाब वाज हाउएवर सपोज्ड टू पे फॉर दिस प्रोटेक्शन, और नवाब समझता था कि अब मेरे को क्या मिल गई है? प्रोटेक्शन मिल गई है। द मुगल एम्परर एंड द रूलर्स ऑफ बंगाल एंड अवध वर मेड डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश। अब क्या हो गया था? जो मुगल एम्परर है और रूलर्स ऑफ बंगाल हैं एंड अवध, वे पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड हो गए थे? ब्रिटिश पे डिपेंड हो गए थे। ब्रिटिश रूलर पे, ब्रिटिश शासन पे डिपेंडेंट हो गई थी। द टेरिटरी ऑफ इलाहाबाद वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश फॉर द ब्रिटिश। जो इलाहाबाद की संधि थी वो एक टर्निंग पॉइंट रही है ब्रिटिश के लिए। क्यों टर्निंग पॉइंट रही है? द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। द कंपनी वाज अर्लियर बाइंग मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर ब्रोट फ्रॉम ब्रिटेन। क्योंकि अब कंपनी को क्या है? दीवानी अलो कर दी गई थी, मीन्स उसको क्या है? सभी तरह के राइट्स मिल गए थे, कलेक्ट करने के, रिवेन्यू को कलेक्ट करने के राइट्स मिल गए थे। पहले क्या होता था? अगर कंपनी पहले इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी, ठीक है, वो उनसे गुड्स और सर्विसेज ले रही थी, लेकिन रिटर्न में कंपनी इंडिया को गोल्ड एंड सिल्वर दे रही थी। ऐसे थोड़ा है ना भाई हम उनको फ्री में अपनी चीजें दे रही हैं। क्या वो अपने देश से गोल्ड और सिल्वर लेके आ रहे थे? तो हम बदले में उनको क्या कर रहे थे? गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे। बट अब क्या किया उन्होंने? ब्रिटेन, because Britain had no goods to sell in India. Now revenue from India could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meeting the cost of building their forts and offices. It also gave the company plenty of resources for their next round of expansions. अब क्या करने लग गए? क्योंकि उनको क्या है? दीवानी मिल गई थी, ठीक है, राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू उनके पास आ गया था। तो अब उन्होंने अगर वो इंडिया से क्या है परचेज कर रहे हैं कॉटन और सिल्क को, रिटर्न में वो क्या कर रहे हैं? कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, अपने देश से कोई पैसा नहीं ला रहे हैं। यहीं से इन्होंने रिवेन्यू को कलेक्ट किया इंडिया से ही, और उसी पैसे से हमारे क्या परचेज करना शुरू कर दिया? कॉटन और सिल्क परचेज करना शुरू कर दिया। जो अपनी कंपनी को, अपने ट्रूप्स को मेंटेनिंग करना शुरू कर दिया। जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनाए, जो फोर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल्स खर्चे उनके होते थे, उनको जो सैलरी वगैरह देनी होती थी, जो उनके ऑफिस के बंदे होते थे, वो भी इंडिया से ही शुरू हो गई देना। क्योंकि पहले तो जो उनका ब्रिटेन से आता था, उनको अगर वो काम कर रहे हैं तो भी पेंशन तो सभी को चाहिए,
ठीक है। इट आल्सो गिव द ब्रिटिश प्लेंटी ऑफ रिसोर्स फॉर देयर नेक्स्ट राउंड ऑफ एक्सपेंशन, और यह क्या है, आगे के लिए, अगले राउंड के लिए एक बहुत सारा मतलब विस्तार साबित हो। ठीक है, समझ रहे हो कि पहले तो दीवानी मिलने के बाद क्या हुआ, पहले तो जो ब्रिटेन के लोग थे वो गोल्ड एंड सिल्वर के बदले क्या कर रहे थे, इंडियन गुड्स परचेज कर रहे थे। बट दीवानी मिलने के बाद ये हमारा ही पैसा है, हमसे ही वस्तुएं ली जा रही हैं, और हमारी वस्तुएं हमारे ही पैसे से अपनी ट्रूप्स को वो मेंटेन कर रही हैं, अपने ऑफिसर्स को क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और अपने क्या कर रहे हैं, अपनी जो था अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने काम को एक्सपेंशन कर रहे हैं, मीन्स विस्तार कर रहे हैं। ठीक है। ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। After their victory in the Battle of Buxar, the company established a unique system of dual government or diarchy that the rule of two in Bengal. ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल का मतलब क्या है कि सरकार बंगाल में क्या है, दोहरी गवर्नमेंट आ चुकी थी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर की विजय प्राप्त करने के बाद कंपनी ने क्या कर दिया, ड्यूल गवर्नमेंट कर दी बंगाल पे। ठीक है, कैसे कि एक तरफ तो क्या है, जो बंगाल का जो नवाब है वो अपनी सरकार चला रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ उन पे हुक्म किसका चलता है, ठीक है, राइट्स किसके पास हैं, सारी कंपनी के पास हैं। द कंपनी बिकम द रियल रूलर्स ऑफ बंगाल एंड एंजॉय सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। जो रियल रूलर्स है बंगाल के, वो कौन बन गया था, वो कंपनी बन गई थी, और वो क्या कर रहे थे, पॉलिटिकल पावर का क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पावर को यूज कर रहे थे। इट अपॉइंटेड ऑफिसर्स हु डायरेक्टली कलेक्ट रेवेन्यू। वह क्या है, अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे थे बंगाल में, जो क्या कर रहे थे, रेवेन्यू को डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे थे। द मिलिट्री वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मिलिट्री भी उन्होंने अपनी ही बैठा रखी थी, जो क्या कर रही थी, कंपनी पे अपना कंट्रोल कर रही थी। इट डिस्पेंस्ड जस्टिस। अब न्याय क्या हो गया था, वो आम आदमी से, लोकल जो वहाँ रह रहे थे उनसे बिल्कुल दूर हो गया था। ठीक है, न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। हाउ एवर इट डिड नॉट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। बट देखो वो उन्होंने क्या कर रखा है, जो रियल रूलर्स है वो भी खुद रह रहे हैं बंगाल में, पॉलिटिकल पावर को एंजॉय कर रहे हैं, रेवेन्यू को स्वयं कलेक्ट कर रहे हैं, मिलिट्री है उन्होंने वो अपनी बिठा रखी है, न्याय वो खुद कर रहे हैं, फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट उन्होंने किसको बनाया हुआ है, बंगाल के ही आदमी को बनाया हुआ है। इट गिव ए स्मॉल पोर्शंस ऑफ द रेवेन्यू to the nawabs to run the administrations. It gave a small portion for the revenue. उन्होंने एक सिर्फ स्मॉल पोर्शन से दिया हुआ है नवाब को। ठीक है, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशंस। क्यों दिया हुआ है, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशंस का जो कार्य है वो आसानी से चल सके। सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही दिया गया है रेवेन्यू का, ज़्यादा तो पार्ट किंग के पास है, कंपनी के पास है। द नवाब हैड नो पावर टू एनफोर्स लॉ एंड जस्टिस। नवाब के पास कोई पावर नहीं है, किसी भी तरह का लॉ और जस्टिस क्या है वो एनफोर्स नहीं कर सकता, लागू नहीं कर सकता। ये सारी पावर किन के पास आ गई है, ब्रिटेन के लोगों के पास आ गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई है। एंडिंग टू दिस arrangement, the British had the power and revenue, but no responsibility. On the other hand, the Nawabs had all the responsibility, but no power or stable sources of income. Means कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि ब्रिटेन के पास क्या है, सारी पावर आ गई थी, उसके पास कलेक्ट करने के रिवेन्यू थे, मीन्स इनकम का साधन बन गया था, क्योंकि उनके पास दीवानी आ गई थी, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस उनके पास था। बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रही थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके हैंड में दे रखी थी, उन्होंने नवाब्स के हैंड में दे रखी थी, जिनके पास ना तो पावर थी और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, अब है इफेक्ट क्या पड़ा इस ड्यूल गवर्नमेंट का। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट ऑन बंगाल। अंडर दिस सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट द पीपल ऑफ बंगाल सफर्ड मिजरेबल।
इस सिस्टम के अंदर क्या है, जो बंगाल के लोग पीपल थे वो क्या कर रहे थे, बहुत दुखी हो गए थे। ठीक है, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ब्रोक डाउन, लॉ और ऑर्डर क्या हो गए थे, मीन्स टूट गए थे, अच्छी सिचुएशन नहीं थी उनकी। द एडमिनिस्ट्रेशंस बिकम करप्ट, एडमिनिस्ट्रेशंस क्या हो गया था, एकदम करप्ट हो चुका था। आर्टिसंस वर फोर्स्ड टू सेल देयर वेयर्स to the British at the cheaper rate and many artisans fled from Bengal. Peasants were made to pay high taxes due to which agriculture production declined. जो फोर्स थी, ठीक है, वो एकदम मीन्स बलपूर्वक क्या है चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे चीप लेवल पे, ठीक है, और हाई लेवल पे उनको क्या है बेच रहे थे। और पीसेंट्स क्या हैं, किसान क्या हैं, हाई टैक्सेस बेचारे पे कर रहे थे, हाई टैक्सेस पे कर रहे थे, तो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होगी, वो डिक्लाइन होगी, वो कम होना शुरू होगी। उनका प्रॉफिट कम हो गया तो प्रोडक्शन क्या होगी, उनकी डिक्रीज होना शुरू होगी। इन 1770 when Bengal was struck with acute famine, depleting 1/3 of the total population, neither the company nor the Nawabs took any steps to provide relief to the people. तब क्या है, बंगाल में क्या अकाल पड़ा, ठीक है, एक्यूट फेमाइन मीन्स कोई अकाल पड़ा, तेजी गति से अकाल आया, जिसमें क्या हो गया, बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन डिप्लीटिंग हो गई, मीन्स खत्म हो गई। और इसमें ना तो कंपनी ने कोई हेल्प की, ना ही बंगाल ने कोई हेल्प की, मीन्स कोई भी स्टेप नहीं उठाया उनको रिलीफ करने के लिए, कोई भी प्रोवाइड नहीं की उनको रिलीफ, कोई भी राहत महसूस नहीं दी बंगाल के लोगों को। तो 1/3 पॉपुलेशन क्या है, वैसे ही मारी गई बंगाल की। In 1772, the system of dual government was ended. Warren Hastings was appointed the Governor General of Bengal. जो 1772 में क्या है, डुअल सिस्टम खत्म कर दिया गया और अब गवर्नर जनरल के रूप में कौन आया, वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट कर दिया गया। बंगाल हु एम्बार्क्ड ऑन द मिशन ऑफ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, जो बंगाल था वो ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल के विस्तार की शुरुआत होगी, क्योंकि बंगाल क्या है उनके पूरी तरह से कब्जे में आ गया, उनको दीवानी मिल गई थी, ठीक है, सभी तरह के उनको राइट्स मिल गई थी। ओके, नेक्स्ट है कंपनी रूल एक्सपेंड्स, कंपनी ने कैसे अपने आप को कैसे एक्सपेंड किया, कैसे विस्तार हुआ कंपनी का। द पीरियड बिटवीन 1765 to 1857 was the next phases to British conquest of India. Almost the whole of income subcontinent was brought under their rule in this period of about 100 years. This was achieved by a means of various methods such as annexation, alliance and wars. इस पीरियड के दौरान क्या है, ब्रिटिश ने भारत पे क्या कर ली, विजय हासिल कर ली। उन्होंने धीरे धीरे अपने क्या कर लिए, इन 100 वर्षों के दौरान सब कॉन्टिनेंट क्या है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट अपने अंडर में ले लिए और उन सब कॉन्टिनेंट पे क्या है, अपने रूल रेगुलेशंस चलाए। इस अचीवमेंट के बाद किस प्रकार उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वेरियस मेथड को यूज किया, जैसे एनेक्सेशन, अलियंस और वार्स। एनेक्सेशन किया मीन्स उन पे कब्जा किया, लूट मार के उन पे, अलियंस किया, उनके साथ समझौता किया, और या जरूरत पड़ी तो उनके साथ क्या करे, युद्ध भी किए, ठीक है। एनालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स फ्रॉम 1757 to 1857, द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरीज। जब वो किसी टेरिटरीज के बारे में नहीं जानते थे कि यहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, उनमें यूनिटी है कि नहीं है, तो वो उन पे डायरेक्ट अपनी मिलिट्री को नहीं भेजते थे अटैक करने के लिए, ठीक है। इट ट्राइड, वो पहले क्या करते थे, वो समझते थे कि इस एरिया में कौन से लोग हैं जो शासन कर रहे हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, वो पहले उनकी छानबीन करते थे। इट ट्राइड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। वो क्या है, तरह तरह के मेथड यूज करते थे कि भारत पे कब्जा किया जा सके, चाहे उनको पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकली है, डिप्लोमेटिक मेथड है। वो क्या करना चाहते थे, भारत पे अपना कब्जा करना चाहते थे, अपना प्रभाव बनाना चाहते थे और अपनी पावर को क्या करना चाहते थे, एक्सटेंड करना चाहते थे।
द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स, द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट इन इंडियन स्टेट टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने क्या कर रखा था, अपने रेजिडेंट अपॉइंट कर रखे थे, ठीक है। मीन्स क्या करने के लिए, अपनी कंपनी को क्या करने के लिए, सर्व करने के लिए, चलाने के लिए। अब रेजिडेंस क्या होता है कि किसी देश पे एक रेजिडेंट छोड़ा जाता था, ठीक है। मीन्स एक कंपनी का बंदा छोड़ दिया जाता था, वो देखता था कि जैसे भाई हमारे घर में कोई आके रहने लगेगा, ठीक है, तो वो ये देखने लगेगा कि कितने बंदे हैं इन घर में, उनका अलग अलग बंदों का स्वभाव कैसा है, वो कैसे रह रहे हैं, क्या खाते पीते हैं, किस टाइम उठना बैठना होता है, किस टाइम कौन घर से बाहर जाता है, कौन घर से अंदर आता है। ऐसे ही कंपनी ने एक रेजिडेंस छोड़ रखा था हर एक स्टेट के ऊपर, ठीक है, और वो देखता था कि क्या चल रहा है। Though these residents, the company official began to interference in the internal affairs of Indian states. धीरे धीरे रेजिडेंस ने क्या करना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स पे, या उसने पॉलिटिकल में अफेयर करना शुरू कर दिया हो, ठीक है। उन्होंने उनके लॉज में, उनके कानून में, रूल रेगुलेशन में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। दे डिसाइडेड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एंड हु वाज गोइंग टू बी नेक्स्ट सक्सीजर्स टू द थ्रोन। उन्होंने यहाँ तक कि डिसाइड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट किसको दी जानी चाहिए, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अपॉइंट किया है, और ये भी डिसाइड करते थे कि उनका नेक्स्ट उत्तराधिकारी जो थ्रोन है, जो सिंहासन पर बैठने वाला होगा, वो कौन होगा। ये सब भी कौन संभालते थे, रेजिडेंट संभालते थे, जो कंपनी द्वारा अपॉइंटेड किए गए थे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, ठीक है। अब मैसूर है, मैसूर ए पावरफुल स्टेट इन साउथ was important for the British because it controlled a large part of the species trade। देखो ये इंडिया का मैप है उस टाइम का, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, मैसूर है, और ये क्या है, कोस्ट लाइन है ये। अब ब्रिटिश से लोग आते थे, यहाँ से एंट्री करते थे, ठीक है, समुद्र से एंट्री करते थे, वो पहले मैसूर में आती थी, ठीक है। मैसूर में आने के बाद वो बाद में क्या है, इंडिया में फैलते जाते थे, और इंडिया से क्या है, गुड्स और वस्तुएं लेके दोबारा यहाँ पे आते थे, और यहाँ से अपने देश में गुड्स और सर्विसेज पहुंचाते थे। अब मैसूर पे किसका शासन था, हैदर अली का शासन था, ठीक है, समझ गए हो, ये है मैसूर। अब हम आगे रीड करेंगे। मैसूर ए पावरफुल स्टेट इन साउथ, साउथ का एक पावरफुल स्टेट था, वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रिटिश, वो ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट कंट्रोल्ड ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्पीसीज ट्रेड, क्योंकि यहाँ से मैसूर से वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। द पावरफुल रूलर्स ऑफ मैसूर हैदर अली 1761 to 1782 and his son Tipu Sultan 1780 to 1799 were opposed to the British as they had closed ties with the फ्रेंच। जो हैदर अली था मैसूर का शासक, उसके क्या थे, फ्रेंच के साथ तो एकदम अच्छे संबंध थे, जो फ्रांस था उनके साथ टाइज मीन्स अच्छे संबंध थे, बट वो ब्रिटिश लोग के खिलाफ थे, अपोज्ड, ब्रिटिश लोग के खिलाफ अपोज्ड थे, ठीक है। दे डिड नॉट वांट द ब्रिटिश टू ट्रेड इन द रीजन, वो नहीं चाहते थे कि उनके क्षेत्र से, मतलब मैसूर से ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश के लोग क्या करें, ट्रेड करें। दे बिल्ट ए पावरफुल मॉडर्न आर्मी फॉर बैटल टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द रूलर ऑफ मैसूर, ठीक है। वो नहीं चाह रहे थे कि भाई उनकी एरिया से, मैसूर से क्या है, वो ब्रिटेन के लोग व्यापार करें, तो इस संबंध में उन दोनों के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया और लड़ाई हो गई। कितनी लड़ाई हुई, कितनी बैटल हुई मैसूर के शासक के बीच और अंग्रेजों के बीच, 4 लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। द एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मीन्स ये ब्रिटेन के लोगों को ही बोला गया है, मैसूर वॉर। इन द फर्स्ट Anglo-Mysore War 1767 to 1769, Hyder Ali defeated the force of East India Company in Madras, and the British agreed to help Hyder Ali in case an attack from the Maharashtra। फर्स्ट एंग्लो वार हुई जो, ठीक है, वो 1767 से 17
69 के बीच हुई। इसमें क्या कर दिया, हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और ब्रिटेन के लोगों ने क्या एग्रीड हुए, ये उन्होंने ये बोला कि हम क्या है, अगर उन पे मराठास आक्रमण करते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे, हैदर अली की हेल्प करेंगे। कौन करेंगे, ब्रिटेन के लोग करेंगे। इन 1771 however when the Marathas attacked Mysore, the British did not come to their help as promised. तब मराठास ने अटैक किया मैसूर पे, हैदर अली पे अटैक किया, तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या कर दिया, अपना प्रोमिस तोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने हेल्प नहीं की। तब की उन्होंने फर्स्ट एंग्लो वार में बोला गया था कि हम हेल्प करेंगे, तब आप पर मान लो कोई भी बाहरी शक्ति आक्रमण करते हैं या मराठास आक्रमण करते हैं, उन्होंने हेल्प नहीं की। तो इससे क्या हुआ, वो हैदर अली और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। तो द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर was caused because the British captured the France possessions at Mahe, which were under the protection of Hyder Ali. हैदर अली के संबंध, मैसूर के संबंध किसके साथ अच्छे थे, फ्रांस के साथ अच्छे थे। उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने फ्रांस की जो संपत्ति थी माहे, उसको कैप्चर्ड कर लिया, जो किसकी अंडर में थी, किसकी प्रोटेक्शन में थी, हैदर अली की प्रोटेक्शन में थी। दिस एंगर्ड हैदर अली एंड ही चैलेंज द ब्रिटिश। इससे क्या हो गया, हैदर अली एकदम एंग्री हो गया, गुस्से में हो गया, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों को चैलेंज कर दिया। ठीक है, हैदर अली डाइड इन दिस वॉर एंड हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यू टू फाइट। हैदर अली की सेकेंड एंग्लो वार में क्या होगी, डेथ हो गई, और फिर ये डेथ होने के बाद ये जो युद्ध हुआ वो अब किसके साथ कंटिन्यू रहा, टीपू सुल्तान के साथ कंटिन्यू रहा। The war came to the end in 1784. सेकेंड एंग्लो वार 1784 में समाप्त हो गया। Both the parties signed the territory of Mangalore and agreed to return the conquered territories to each other. कोई निर्णायक निर्णय नहीं रहा इस लड़ाई का। दोनों ने क्या है, किस संधि के साथ खत्म हो गया ये 1784 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, कि हमने क्या, उन्होंने क्या कर ली, मैंगलोर की संधि करी, जिसमें क्या एग्रीड हुए कि हमने जो 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 टेरिटरीज कॉन्क्वायर्ड की है वो एक दूसरे को क्या कर दी, रिटर्न कर दी, वापस दे दी। ठीक है, इन 1785 टीपू सुल्तान प्रोहिबिटेड लोकल मर्केंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द ब्रिटिश। अब टीपू सुल्तान ने भी क्या कर दिया, जो मर्केंट्स थे, व्यापार करने वाले थे, ब्रिटिश के लोगों को रोक दिया अपने एरिया से। कहाँ से रोक दिया, जो ये कोस्ट लाइन दिखाई थी मैम ने, यहाँ से जो एंट्री करने से क्या है, टीपू सुल्तान ने भी ब्रिटेन के लोगों को रोक दिया। ही आल्सो बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड एंड स्पीसीज फ्रॉम द पोर्ट्स अंडर हिज कंट्रोल। जो एरिया टीपू सुल्तान के कंट्रोल में थे, वहां से उन्होंने क्या है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। दिस एंगर्ड द ब्रिटिश। इससे क्या हो गए, ब्रिटिश लोग एंग्री हो गए, वो गुस्से में हो गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस द देन गवर्नर जनरल जॉइंट हैंड विद द मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड अटैक्ड टीपू सुल्तान। जो गवर्नर जनरल को ज्वाइंट किया गया, अब कौन सा गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, उन्होंने मराठा के साथ और निजाम और हैदराबाद के साथ, जो हैदराबाद का निज़ाम था उसके साथ मिलके टीपू सुल्तान पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला बोल दिया। दिस वॉर वाज नोन एज द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। इस वॉर को क्या बोला गया, थर्ड एंग्लो मैसूर वार बोला गया। इन दिस वॉर द ब्रिटिश टुक 2 of his sons as hostage and defeated टीपू सुल्तान। इस एंग्लो वार में क्या कर दिया गया, उसके जो सन्स थे, उसके जो पुत्र थे, उनको होस्टेज कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, और टीपू सुल्तान को क्या हुई, इसमें हार हुई। टीपू वाज मेड टू गिवन देम हाफ ऑफ हिज टेरिटरी अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इस एंग्लो में क्या हो गया, उन्होंने अपने आधी टेरिटरी किसको सौंप दी, ब्रिटेन की लोगों को सौंप दी, मीन्स कंपनी को सौंप दी, और उनके बीच किस चीज़ की संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। In 1799, Lord Wallis, the then Governor General of India, defeated Tipu in the Fourth Anglo-Mysore War, also known as the Battle of Srirangpatnam। जो ये लॉर्ड
वेल्से था, गवर्नर जनरल बन के आया था जो इंडिया में, उसने इंडिया में टीपू सुल्तान को 4 एंग्लो मैसूर वार में क्या कर दिया, डिफीटेड कर दिया, हरा दिया। और इस लड़ाई को किसके नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है। टीपू डाइड इन दिस बैटल डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम एंड द ब्रिटिश एनेक्स्ड हाफ ऑफ हिज किंगडम। क्योंकि यह लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी, उसकी कैपिटल में लड़ी गई थी श्रीरंगपट्टनम की। वो श्रीरंगपट्टनम में हार चुका था और उसकी आधी संपत्ति क्या कर ली थी, हड़प ली थी। नेक्स्ट मीन्स होता है ब्रिटिश लोगों ने उसकी साम्राज्य की आधी संपत्ति हड़प ली थी। मैसूर वॉज गिवन बैक टू द रॉयल फैमिली। दे फोर्स्ड द न्यू रूलर ऑफ मैसूर टू एंटर इनटू सब्सिडेरी एलियंस। जो अब अगला मैसूर का शासक बना था उसको क्या है, मजबूर कर दिया गया, ठीक है, सब्सिडी एलियंस के लिए, मतलब गठबंधन के लिए मजबूर कर दिया गया कि आप बेशक से यहाँ के राजा बनेंगे लेकिन आपको वर्क है जो हमारे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। दिस विक्ट्री लेड देम टू वार द टोटल कंट्रोल ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। इस प्रकार इंडिया के लगभग टोटल एरियाज पे ब्रिटिश लोग क्या कर चुके थे, विक्ट्री प्राप्त कर चुके थे। वो क्या इंडिया पे क्या लेड दम, ठीक है, वो नेतृत्व कर रहे थे, मीन्स एक तरह से वो क्या उन्होंने क्या कर ली थी, विजय हासिल कर ली थी, ठीक है, ओके।